Assalamu alaikum. It is a lecture of the physics. We will discuss about the chapter number 12 of second year, that is electrostatics. So first of all, we should know that what is electrostatics. First of all, we should know about our title. We should know about our title. So what is electrostatics? Basically, electrostatics is a branch of physics that deals with the study of charges at rest under the influence of electric forces. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस के इन्फ्लुएंस की वजह से इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं. तो हमारे पास डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की. इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस. सो नेक्स्ट टर्म जिसके बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है वो है चार्ज अब क्या होता है? चार्ज बेसिकली किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. ये वो प्रॉपर्टी है जो हमें ये शो करती है कि ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, कि किसी चीज़ को रिपेल कर रहा है, लूज़ कर रहा है या गेन कर रहा है. तो मतलब किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. चार्ज की बेसिकली टू काइंड्स होती हैं. एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है. ये आपने पढ़ा होगा. पॉजिटिव चार्ज अब हमने मतलब स्टार्ट से पढ़ा है कि जो एटम है उसमें प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. तो इसकी एग्जांपल्स में हम ये पढ़ लेंगे. इसके बाद जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फोर्स. अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो कि एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को इकट्ठे मतलब जोड़ के रखती है. इट इज़ द फोर्स दैट होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस टुगेदर. सो ये वो फोर्स है जिसकी वजह से एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे होते हैं, इसलिए इसी तरह एक एटम बनता है. तो नेक्स्ट हम देख लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसके बेसिक लॉज क्या है. इसके बेसिकली टू लॉज हैं और जो कि बहुत ईजी हैं. पहला लॉ इसका ये है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. मतलब कि जो सेम चार्जेस होंगे, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब कि दूर करेगा. लेकिन जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं यानी कि अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ अब बेसिकली क्या होता है? कूलम्स लॉ जो है ये हमें दिया था चार्ल्स कूलम ने. उसने क्या किया था? उसने मतलब कि जैसे हमने पहले पढ़ा है कि चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करते हैं. मतलब कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपल्जन फोर्स एग्जर्ट करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को दूर करते हैं. लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर. तो चार्ल्स कूलम ने ये फोर्सेस ऑब्जर्व की थी और उसने कहा था कि जो मतलब दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्केल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली चार्ल्स कूलम कहना क्या चाह रहे हैं. वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास कोई भी एक चार्ज है जिसको हम कह लेते हैं Q. ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज है Q. इसको हम Q1 कह लेते हैं और इसको हम कह लेते हैं Q2. ठीक है. अब आप जस्ट इमेजिन करें कि ये वाला जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये भी चार्ज जो है वो पॉजिटिव मतलब ये वाला भी पॉजिटिव है. तो अब ये दोनों लाइक चार्जेस है, तो ये क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्जन फोर्स लगाएंगे. तो ये वाला जो चार्ज है ये इस तरफ मूव कर जाएगा और ये वाला जो चार्ज है ये इस तरफ मूव कर जाएगा. तो फिर क्या होगा? ये मतलब फिर ये इस पर फोर्स लग रही है, ये फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, तो ये वाला इस पे इस तरफ फोर्स एग्जर्ट करेगा. ये Q2 Q1 पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास? F12. मतलब कि जिसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही हो वो हम पहले लिखते हैं और जो एग्जर्ट कर रहा हो उसको बाद में लिखते हैं. तो Q1 पे फोर्स एग्जर्ट हो रही है Q2 की तरफ से, तो हम इसको लिख लेंगे F12. इसके बाद जो यहाँ पे फोर्स एग्जर्ट हो रही है वो हमारे पास होगी F21.
अब ये Q1 कैसे आई है, क्योंकि Q2 पे फोर्स एग्जर्ट हो रही है और Q1 एग्जर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास है ये F21 है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते नहीं, अभी इसके दरमियान, अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास, अब इसको हम ले लेते हैं R। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास चार्ज है Q1 और ये हमारे पास चार्ज है Q2। तो अब हम इमेजिन करते हैं कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि दोनों जो चार्जेस हैं ये अलाइक हैं, मतलब अनलाइक हैं, डिफरेंट है। तो अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो गया वो एक्सर्ट होगी दोनों के दरमियान। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो ये इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा, मतलब फोर्सेस इस तरफ ही एक्सर्ट करेंगे। तो इसके तरफ जो Q2 लगा रहा है ये फोर्स लगा रहा है F21 और ये जो Q1 लगा रहा है ये लगा रहा है F12। तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम नेम दे लेंगे R का। सो अब हम नेक्स्ट इनकी डेरिवेशन निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे हमने देखा, हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी है। स्टेटमेंट इसकी ये है कि द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, या फिर आप ये लाइक भी हो सकते हैं या अनलाइक भी हो सकते हैं, इनके दरमियान जो फोर्स होगी, मतलब जो भी फोर्स एग्जर्ट करेंगे, मतलब हम बेसिकली फ़िलहाल इसको लेते हैं, ये इनके दरमियान जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट पे, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे। तो अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कि मैथमेटिकली ये कैसे है। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, हमने उसको लेट किया हुआ है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है और फोर्स तो बेसिकली हम F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो है ये F है, मतलब फोर्स है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो ये हमारे पास जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड हमारे पास चार्जेस क्या है, Q1 Q2, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स होंगे उसका हम प्रोडक्ट ले लेंगे। तो मतलब ये हमारे पास प्रोडक्ट है Q1 Q2, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस को हमने क्या लेट किया, R, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन को नेम कर लेते हैं 1 का एंड इस इक्वेशन को नेम कर लेते हैं 2 का। नाउ कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, तो जब हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करेंगे, और हम कैसे ख़त्म करेंगे कि हम इसकी जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाएंगे वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लगाएंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो हियर वी विल राइट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इट इज़ Q1 एंड Q2 ओवर R स्क्वायर। सो अब K, अब नेक्स्ट हम K को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज़ K? K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे K की वैल्यू जो है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। बेसिकली जो K है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फिर क्या होगा कि K की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, ये नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन चार्जेस, मतलब चार्जेस के दरमियान जो भी हमारे पास मीडियम है उसका नेचर क्या होगा उस पर डिपेंड करती है, और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। अब अगर मतलब कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो हमारा मीडियम है वो फ्री स्पेस होगी, मतलब कि कोई भी मीडियम नहीं होगा, वैसे हमारे पास फ्री स्पेस होगी, तो उसके लिए जो K का फार्मूला है वो है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Now what is epsilon naught? It is the permittivity of free space. अब epsilon naught की वैल्यू क्या होती है? epsilon naught की वैल्यू है 8.85 into 10 raised to minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो अब हम K की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके K की वैल्यू निकालेंगे। तो पाई की जगह हम 3.1/14 पुट करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो फिर अब हमारे पास क्या होगा कि मतलब कि पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स थी
के इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये जो हमने यहाँ पे पढ़ी है ये के इंटू क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। लेकिन अब हम के की वैल्यू पुट करेंगे 1/4π∈0, तो हमारे पास आ जाएगी एफ इज इक्वल टू 1/4π∈0 इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब हम डिस्कस करेंगे कूलम्स फोर्स की वेक्टर, मतलब कूलम्स फोर्स की वेक्टर फॉर्म। तो जो कूलम फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। इसका मतलब ये है कि Q1 Q2 पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो Q2 भी सेम मगर मतलब इक्वल बट अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करता है Q1 पे। तो अब हम लेट का लेते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा है कि जो F21 है ये कौन सी फोर्स है, ये वो फोर्स है जो कि Q2 एग्जर्ट करता है Q1 पे, Q2 एग्जर्ट ऑन Q1। और F12 कौन सी फोर्स है, डेट Q1 एग्जर्ट ऑन Q2। फोर्स जो हमारे पास होती है ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट है, तो इसको हम इसके ऊपर हम वेक्टर का साइन भी देंगे। F21 कौन सी फोर्स होती है जो कि Q1 एग्जर्ट करती है Q2 पे, और F12 वो फोर्स जो Q2 एग्जर्ट करती है Q1 पे। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को नेम दे लेते हैं। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। सो नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि F21 मतलब अब हम इसको जो पहले हमने देखा था वो दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं कि ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। ये इनके दरमियान जो है ये आर है, ये इनकी फोर्सेस है। ठीक है, ये F21 है एंड ये जो है ये F12 है। ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म है, तो इसकी जगह अब हम क्या पुट करेंगे, आर। वेक्टर्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, तो ये इसके ऊपर हम आर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एरो हेड से, तो ये R21 हो जाएगा और ये जो है ये R12 हो जाएगी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि जो फोर्स होती है ये दोनों सेम होती है, मतलब कि F21 और F12 ये दोनों सेम होती हैं, बट इनमें जस्ट ये फ़र्क होता है कि एक दूसरे से अपोजिट होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। जैसे कि ये F21 इधर जा रही है तो F12 इधर आ रही है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर क्या होगा, तो फिर अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो फोर्सेस होती है ये जो दोनों होती है ये अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जो चार्जेस होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस को एग्जर्ट करते हैं, तो मतलब कि ये जो दोनों होंगी ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। वैसे ये दोनों फोर्सेस सेम होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो इनका जो वेक्टर है जो कि हमने Q1 और Q2 से डिराइव किया है वो है R21 जो होगा वो अपोजिट होगा R12 से। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास थी F21 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 हमारे पास है F21 इज इक्वल टू 1/4π∈0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21। ठीक है, तो अब अगर हमें R21 है हमारे पास इसमें, तो लेकिन R21 किसके इक्वल है, R21 हमने यहाँ पे अभी देखे कि R21 इक्वल है -R12 के। तो अब अगर हम R21 की जगह वो पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/4π∈0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू -R12 एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। ओके, सो अब हमने क्या लेट किया, ये जो हमारे पास इक्वेशन थी किसके इक्वल थी, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास ये थी, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 मतलब F12 किसके इक्वल थी, F12 हमारे पास इक्वल थी 1/4π∈0 Q1 Q2 बाय R। तो ये हमारे पास थी 1/4π∈0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R12।
ठीक है, ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो हमारे पास F21 की इक्वेशन आई है, मतलब F21 जिसकी इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है तो ये किसके इक्वल है, मतलब ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। तो अगर हम इसकी जगह F12 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F21 इज इक्वल टू F12, बट इसमें चेंजिंग क्या है कि ये वाला माइनस साइन है, इसमें पॉजिटिव था इसमें माइनस है, तो इसकी जगह हम माइनस पुट करेंगे। तो इससे हमने क्या प्रूव किया है कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरह है, कि मतलब टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज अ रिएक्शन बट इन एन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि फोर्सेस तो दोनों सेम है, एक फोर्स के रिएक्शन में दूसरे, एक चार्ज जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसके रिएक्शन में दूसरे चार्ज फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो दोनों सेम, बट उन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अब हम देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स का, दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है उसका, उसके ऊपर मीडियम का क्या इफ़ेक्ट है, मतलब कि मीडियम उन दोनों की उनकी वैल्यूज़ में क्या इफ़ेक्ट लाता है, क्या चेंज लाता है। अगर हम दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी, मतलब कि वैसे हमने देखा है कि दोनों चार्जेस के दरमियान हम फ्री स्पेस रखेंगे तो हमारे पास के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हम दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस करेगा एक फैक्टर से, और इस फैक्टर को हम कहते हैं ER। ये ER क्या है, अभी हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है। पहले हमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, वो था हमारे पास जस्ट परमिटिविटी थी, बट ये जो एप्सिलॉन R है ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है। तो अगर हम किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम को दोनों चार्जेस के दरमियान प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी फ्री स्पेस की निस्बत, और वो कितना कम होगी, एक फैक्टर है एप्सिलॉन R, उस उतना कम होगा, वो एप्सिलॉन R क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब जो एप्सिलॉन R की वैल्यू है वो डाइलेक्ट्रिक यानी कि उनके दरमियान जो मीडियम है उसके नेचर से वेरी करती है, मतलब कि जिस तरह का नेचर होगा उसका वो वैसे वेरी करेगी। अब डाइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या है, दोनों चार्जेस के दरमियान, मतलब जो दो चार्जेस हमने लिए हुए हैं जिनके दरमियान फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होगा उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि कूलम्स फोर्स क्या होगी, मतलब कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक जब होगा, मतलब हम दोनों चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम जब प्लेस करेंगे, कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम या फिर कोई भी मीडियम प्लेस करेंगे फ्री स्पेस के अलावा, तो फिर कूलम फोर्स क्या हो जाएगी। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो कूलम फोर्स आएगी किसी भी डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, वो हमारे पास क्या होगी, अब हम उसको लेट कर लेते हैं F प्राइम हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास पहले जो फोर्स थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी भी आ गया, तो अब हम इस पर एक और एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी का इजाफा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन और बाकी हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, वो है हमारे पास Q1 Q2/R²। ओके, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको मतलब बाय हम क्या करेंगे, 1/एप्सिलॉन R को कॉमन ले लेंगे और जो बाकी वैल्यू है वो हम अंदर लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को और कूलम्स फोर्स की इक्वेशन को इन फ्री स्पेस कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा, तो ये हमारे पास कूलम फोर्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर हम इसकी जगह मतलब F लिख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/एप्सिलॉन R इंटू F। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, अगर हम एप्सिलॉन R को एक तरफ रखें तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा F/F प्राइम। ठीक है, तो अब हमारे पास F/F प्राइम आ गया। अब F प्राइम को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन R F प्राइम इज इक्वल टू F। तो इससे हमने क्या लेट किया है कि जो F है, मतलब F प्राइम जो है वो लेस है F से, मतलब कि F जो है वो ग्रेटर देन F प्राइम है, मतलब कि जो हमारे पास फ्री स्पेस में कूलम फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम।
तो अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी या फिर कोई भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसको हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि ये हमने भी पढ़ा है एप्सिलॉन और इज इक्वल टू एफ बाई एफ प्राइम। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द वैक्यूम to the force when the medium between the charges is dielectric. So that is it for our topic. So if you want the more videos like this, so please like, share and subscribe my channel. Thank you.